नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। देखिए, हम बहुत ही प्रेम भाव से हम लोग अपनी इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कुछ परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया था, जिसे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया था। देखिए, ठीक है ना। हमने वक्रता केंद्र को पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है आपका दर्पण का ध्रुव भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। और दर्पण का ध्रुव पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या नाम है, आज हमको पढ़ना है कुछ परिभाषाएं पढ़नी है। जैसे कि आज हमको पहला लेसन पढ़ना है वक्रता त्रिज्या, है ना। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमको पहले इसमें आपको बोल दिया हूँ कि परिभाषा को रट्टा नहीं मारना है, पहले हमको समझना है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं वक्रता त्रिज्या को। देखिए, यह है एक दर्पण है जो हम कली करके दर्पण बनाने वाले हैं। देखिए, ऐसे करके हमने एक दर्पण बना लिया। कौन सा दर्पण है तो कहेंगे लोग कि सर देखिए, यहाँ पे इसका जो अंदर वाला भाग है उस पे कली नहीं किया गया, बल्कि उभरे हुए भाग पे कली किया गया है। अर्थात इसका अंदर वाला भाग जो है वो प्रकाश का परावर्तक तल है, इसलिए यह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। वेरी गुड, ठीक है ना। अवतल दर्पण में अब इसके थ्रू हम समझेंगे इसके वक्रता त्रिज्या को। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पीछे, अगर आपने मैंने क्लास किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इससे पीछे वाले वीडियो को, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, तब आप और अच्छे समझ में आएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर ये एक खोखले किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको यह भी पता है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव को पोल कहते हैं, यानी पी से दिशा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इन दोनों से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इसी चीज को अगर हम एक उत्तल दर्पण में देखें तो ये देखिए, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये उत्तल दर्पण है, इसका दर्पण का ध्रुव ये है। अच्छा, चूंकि इसका गोला इधर बन रहा है, इस साइड में इसका गोला बन रहा है, इसका जाहिर सी बात है कि इसकी वक्रता केंद्र इधर ही होगी, ठीक है ना। सी बात समझ में आ रही है। देखिए, अगर हम इसके गोले को अगर हम बनाए, इसमें अगर मुख्य अक्ष को बनाए तो देखिए, इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को ही तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात इसका मुख्य अक्ष इधर हो गया, इसका वक्रता केंद्र भी दूसरे साइड में बन रहा है। क्लियर? इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, इन तीन चीजों को पढ़ लिया था। मुख्य अक्ष पढ़ लिया था, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं यह बताइए, ठीक है ना, इसके और इसके यानी वक्रता केंद्र और इसके बीच की दूरी क्या आपको दिखाई दे रही है? ये इसके और इसके बीच यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी दिखाई दे रही है आपको? तो कहेंगे यस सर, दिखाई दे रही है। इसी दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। समझ में आता है? यानी दर्पण के ध्रुव, ठीक है, तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है बाबू आपका वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं बाबू आर से। अच्छा, अगर हम पढ़ रहे हैं वक्रता केंद्र पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए। देखिए, एक और हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेंगे। ये वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु है ना बाबू कि कोई भी प्रकाश अगर इस वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो इसका जो यहाँ पे कोण बनता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। यानी उस किरण और दर्पण के परावर्तक तल के बीच हमेशा 90 उसका कोण बनता है। कहीं से भी प्रकाश डालिए, आप ऐसे डाल दीजिए, ठीक है ना, आप ऐसे प्रकाश डाल दीजिए, आप ऐसे प्रकाश डाल दीजिए, अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो हमेशा पृष्ठ पर क्या नाम है 90 डिग्री पर ही गिरती है। और आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी सतह पर प्रकाश 90 डिग्री कोण पर अगर गिरती है, एंगल पे गिरती है, तो उसका ना आपतन कोण बनता है और ना ही परावर्तन कोण बनता है, दोनों शून्य होता है, ठीक है ना। ये पहले आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है ना। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था वक्रता त्रिज्या यानी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा आप लोग के सामने बाबू, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
बात समझ में आई? पहले समझिए फिर उसके बाद परिभाषा देखिए और आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब उसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है फोकस, मुख्य फोकस। ये क्या होता है तो इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूं, ठीक है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिए, अब मैं क्या करूं, ये मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है आपको, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ठीक समांतर में क्या कर दो, एक ऐसे प्रकाश डाल दो। समांतर का मतलब यहां से यहां तक की भी दूरी सेम हो, यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है वो भी सेम हो, यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है वो भी क्या होगा, वो सेम हो, ठीक है ना। अब मैं क्या किया, इस पे एक प्रकाश डाल दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, प्रकाश किरण जा रही है जो इस मुख्य अक्ष के क्या बाबू, समांतर है। अब समांतर जाने के बाद ये यहाँ पे टकराएगी और आप लोग को पता है कि टकराने के बाद उसका कौन सी घटना घटती है, किसी सतह पर प्रकाश टकराती है तो परावर्तन की घटना घटती है, और यहाँ पे परावर्तन की घटना घटेगी और ये फौरन जो होगा बाबू, ये मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु को यानी किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगी या उस बिंदु से होकर जाएगी, ये हो सकता है। दूसरा चीज, अगर यही प्रकाश हम देखिए, अगर हम यही प्रकाश क्या करें, अगर ये मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश किरण डालें, ये तो भाई प्रकाश को फैलाता है, ये तो प्रकाश को इकट्ठा करता नहीं है, ये प्रकाश को इकट्ठा करता है ना, ये प्रकाश को इकट्ठा कर दे रहा है, लेकिन ये प्रकाश को क्या कर देगा, ऐसे फैला देगा, यानी ऐसे प्रकाश यहाँ पे जाएगी और ये प्रकाश क्या नाम है, प्रकाश जो होगी वो इधर चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ से हमारा आंख हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको लगेगा कि जो प्रकाश है ना बाबू, ये इस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है ना, बात समझ में, यानी हमको लगेगा कि जो प्रकाश आ रही है आखिर कहाँ से आ रही है, तो ये इस बिंदु से होकर आती हुई हमको प्रतीत होगी, बस समझ में आ रही है। अर्थात अगर इन दोनों चित्रों को अगर हम देख के परिभाषा ये बोलना चाहें तो परिभाषा क्या बन सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं बाबू, हम फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर बाबू, ठीक है ना। फिर से एक बार और परिभाषा आप लोग को, एक बार और परिभाषा आप इसका देख लेंगे, ठीक है ना। तो मुख्य फोकस किससे कहता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं बाबू, दर्पण का फोकस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आता जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि हमको पता चल गया, अब देखिए उसके बाद है फोकस दूरी। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि फोकस, मुख्य फोकस होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है ना, एक चीज और है कि आखिर जो मुख्य फोकस है इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बाबू प्रदर्शित करते हैं इसे, ठीक है ना, इसे हम कैपिटल एफ यानी बड़ा एफ जो होता है से प्रदर्शित करते हैं। जहां पे लिखना होगा बार बार हम फोकस बिंदु, मुख्य फोकस थोड़ी नहीं लिखेंगे। अब जहां चित्र बनाए वहां पे हिंदी में लिखा मुख्य फोकस नहीं, हम वहां पे एक छोटा सा शब्द हम क्या लिख देंगे, हम छोटा सा एक अक्षर लिख देंगे, ठीक है ना, जिससे हम कैपिटल एफ से लिख देंगे और हम जहां ये देखेंगे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे फोकस बिंदु की बात हो रही है। तो इसे इस कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब इस चित्र पे है, चित्र में जहां पे प्रकाश किरण मिल रही है मैं इसको यहाँ पे एफ लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे एफ लिख सकता हूँ। इसे मैंने सी लिख दिया और मैंने इसे एफ लिख दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब ये एफ है तो इसके बीच में और इसके इस दर्पण के ध्रुव में इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो दूरी जरूर होगी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ तो दूरी जरूर होगी कि नहीं होगी।
उस दूरी को ही हम कहते हैं बाबू फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? उस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात हम परिभाषा क्या कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, जो ये दूरी दिखाई रही है, ये दिखाई दे रही है, इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? ठीक है ना? आगे इसका हम परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा होता है बाबू, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे, ठीक है, हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं बाबू। ठीक है ना? स्मॉल एफ से प्रदर्शित ठीक है ना? इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम बोले एक चीज और जान लीजिए, हमेशा ये चीज जान लीजिए, जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? देखिए, तो ये जो होता है ना, जी आर जो है वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी बाबू आपका है स्मॉल एफ। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो आर बराबर 2f होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो हमेशा फोकस दूरी के 2 गुना होता है। अगर मैं बात करूं, अगर ये फोकस दूरी जो है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमेशा 8 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 9 सेंटीमीटर का है तो ये 18 सेंटीमीटर की होगी, अर्थात इसके दुगुने की होगी। अगर ये 18 सेंटीमीटर का तो ये 9 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये वाला दूरी अगर 20 सेंटीमीटर का तो ये हमेशा 10 सेंटीमीटर की होगी। तो इसके बीच में ये दूरी होती है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? उसके बाद थोड़ा सा और हमारे को अंदर पढ़ना है और ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो पे एंड करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ, यानी जो गोल पृष्ठ होता है, पृष्ठ की एक सीमा रेखा के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, एक सीमा रेखा के। ठीक है ना? अगर ये दर्पण है, देखिए ये दर्पण है, ठीक है ना, आप अवतल दर्पण ले लीजिए या फिर उत्तल दर्पण ले लीजिए, कोई भी दर्पण ले लीजिए। ठीक है ना? अगर इसमें हम एक सीमा रेखा कर ले रहे हैं, मान लीजिए दर्पण का हम यहाँ पे M1 मान लिए और यहाँ पे हम M2 मान लिए, इन दोनों, ये बिंदु है M2 और ये आपका M1। ठीक है ना? इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, इसको ये हो गया, इस दर्पण के इसका व्यास हो गया, इसने वक्र पृष्ठ का क्या हो गया? व्यास होगा। हमने एक सीमा तय कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसी बिंदु को मैं यहाँ पे न रख के यहाँ पे सीमा तय कर दूं, यहाँ पे M1 कर दूं और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूं? M2 कर दूं, तब इसका जो व्यास होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक सीमा रेखा के व्यास को हम क्या कहते हैं बाबू? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना? यही आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है बाबू। तो गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ की एक सीमा रेखा के व्यास को हम क्या कहते हैं बाबू? दर्पण का द्वारक कहते हैं। बात क्लियर? अब उसके बाद लास्ट आपका आता है बाबू, ठीक है, लास्ट आता है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये दर्पण है, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसे कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपका बाबू ये है आपका फोकस बिंदु, यानी इससे प्रकाश किरण इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएंगी, अपरावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है ना? दूसरा चीज है बाबू आपका ये वक्रता केंद्र है यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखिए, अगर हम क्या करें, एक ऐसा तल की कल्पना करें। देखिए, यहाँ पर हम एक तल की कल्पना कर रहे हैं जिसमें 2 खासियत है। पहला खासियत, इस तल और इस फोकस बिंदु के, इस मुख्य अक्ष के बिंदु में 90 डिग्री का कोण बना है, यानी ये लंबवत है। ठीक है ना? और दूसरा चीज, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये जो तल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपका तल दिखाई दे रहा है, ये स्थित है बाबू आपके फोकस बिंदु पर स्थित है, इस बिंदु पर दिखाई दे रहा है। 2 खासियत इसमें। पहला खासियत, ये जो आपका बाबू फोकस तल के मुख्य अक्ष के क्या, मुख्य अक्ष और इसके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत है। और दूसरा चीज बाबू, ये जो तल स्थित है, ये जो तल आपको दिखाई दे रहा है, ये फोकस बिंदु पर स्थित है। ठीक है ना? अर्थात इन्हीं 2 खासियतों को अगर हम क्या करें, तो एक साथ कंबाइन कर दें, इसको जोड़ दें, तब एक परिभाषा हमको बनेगा। हम ये बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु पर स्थित
मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु पे स्थित तल को ही हम क्या कहते हैं बाबू, हम फोकस तल कहते हैं। परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरने वाले तल को ही हम क्या कहते हैं बाबू, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये था दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, ठीक है ना, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपका न्यूमेरिकल लगाने में या फिर किसी भी अन्य प्रकार का आपको पूरा दर्पण पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और ये कितना नंबर में इसका परिभाषा भी पूछता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी डाउट्स है, जो भी आपको बातें करनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए खुला हुआ है, हमेशा दिल का दरवाजा खुला है, आप उसमें जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस पे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।